ऑल राइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आप पढ़ के आए हो? आया ना? नहीं नहीं क्यों बेटा? नहीं तो फिर फायदा क्या है, मुझे आप ही बताओ, अगर नहीं पढ़ के आए हो तो। ठीक है, ऑल राइट। आपने पढ़ा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट थोड़ा सा? फर्स्ट है, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा तो याद होगा पार्टनरशिप का, चलेगा। सी बेटा, द होल ऑब्जेक्टिव इज राइटिंग प्रैक्टिस ओवर हियर। थोड़ा मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, जो ये रेलेवेंट प्रोविजन है, बट मेन अपना लॉ में क्या है, हम लिख नहीं पाते। हमको आंसर सबके आते हैं, फाइनल आंसर सब दे देंगे, बट हम लिख नहीं पाते, क्या एक्सपेक्टेड है एग्जाम में वो हम नहीं बता पाते। ठीक है, सो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ट्राई करो। मिस्टर राम एंड रहीम आर वर्किंग एज टीचर्स इन ईश्वर चंद विद्यासागर। जल्दी जल्दी बेटा, लेट मत करा करो। एक मिनट, क्या हो गया इसको? हाँ। Mr. Ram and Rahim are working as teachers in Ishwar Chand Vidyasagar Higher Secondary Schools and are also very good friends. Okay? They jointly purchased a flat which was given on rent to Mr. John. It was decided between the landlords. तो landlords कौन है? Ram and Rahim. And tenant that the rent would be rupees 10,000 per month. भाड़े पे चढ़ाया, 10,000 भाड़ा रहेगा, inclusive of electricity bill. इलेक्ट्रिसिटी कोई भी खर्चा करे, इलेक्ट्रिसिटी जितना भी खर्चा हो वो 10,000 में इंक्लूडेड है कि एक्सक्लूडेड है? इंक्लूडेड है, कितना भी खर्चा हो। ठीक है, इट मींस इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी पेड बाय द लैंडलॉर्ड्स। द लैंडलॉर्ड्स बाय मिस्टेक डिड नॉट पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021। ड्यू टू दिस द इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट कट द कनेक्शन। भाड़ा तो दिया लैंडलॉर्ड ने, पार्टनर्स ये लैंडलॉर्ड्स ने इलेक्ट्रिक बिल नहीं भरा एंड उस हिसाब से इलेक्ट्रिक बिल कट हो गया। मिस्टर जॉन हैज टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 2800 एंड ₹200 एज पेनल्टी टू रेज्यूम द इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। अब बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो थोड़ी रहेगा, तो जॉन ने पे कर दिया। जॉन अपना टेनेंट है। Mr. John claimed ₹3,000 from Mr. Ram, but Mr. Ram replied that he is liable only for 1,500. Mr. John said that Ram and Rahim are partners and therefore he can claim the full amount from any of the partners. तो यहां पे वो किसकी बात कर रहा है? मिस्टर जॉन कौन से कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है वो बताओ पहले। वो क्या बोल रहा है? तुम पार्टनर्स हो, एंड पार्टनर्स हो तो तुम्हारी लायबिलिटी क्या है? जॉइंट एंड सेवरल। मतलब कहीं ना कहीं वो इंडिकेशन किसको दे रहा है? म्यूचुअल एजेंसी को। ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी को वो कंसिडरेशन दे रहा है, बोल रहा है म्यूचुअल एजेंसी है भाई, मैं तुमसे लूं या तुमसे लूं हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तेरे से ही ले रहा हूं। ठीक है, मिस्टर राम रिप्लाइड नहीं भाई, हम तो 1,500 ही देंगे। वेदर अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट मिस्टर राम इज लायबल टू पे द होल अमाउंट ऑफ ₹3,000 टू मिस्टर जॉन। बोलो, इज ही लायबल, इज ही नॉट लायबल? जल्दी जल्दी पहले आंसर तो दो। इज ही लायबल, इज ही नॉट लायबल? इज ही लायबल, नॉट लायबल? नॉट लायबल। क्यों? आंसर तो दे दिया, आंसर सबको आता है। वाई इज ही नॉट लायबल बताओ। अभी सेक्शन कौन सा लगाओगे? बोलो, सेक्शन कौन सा लगाओगे? लगाओ और लिखो, देखता हूं मैं। सेक्शन 6 ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या बोलता है? सेक्शन 6 लिखो, बंद करो नोटबुक, बंद करो, लिखो बेटा, जो आता है जितना आता है लिखो, कोई बात नहीं। लिख के सोचने का नहीं, पहले सोच लेने का, फिर जैसे मैंने बोला ना, लिखना चालू करोगे तो रुकने का नहीं बेटा।
पहले सोच लो, सोचो और फिर लिखो। चलो हो गया।
चलो हो गया बेटा, लिखा आपने? ठीक है। देखो बेटा, यूनिट 1 अगर अपन एक क्विक रिवीजन कर ले यूनिट 1 का, ठीक है? लेट्स सी कितना टाइम लग रहा है, 10:45 हो रहा है, तो खाली सुनो अभी। सेक्शन 1 क्या बोलता है? सेक्शन 1 टॉक्स अबाउट शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल मतलब क्या हो गया? नाम। Alright, the act may be called as the Indian Partnership Act 1932. Extend मतलब it extends to the whole of India and it came to force on 1st October 1932 except for section 69 which came on 1st October 1933, exactly एक साल के बाद। सेक्शन 2 अपना डेफिनेशनल क्लॉज होता है, तो इसमें डेफिनेशन दिया हुआ था। डेफिनेशन अपन देखेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या था? बिजनेस। बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। सो एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी इज बिजनेस, ठीक है? तो उसमें ट्रेड धंधा भी हो गया, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन भी कवर हो जाता है, ठीक है? थर्ड पार्टी मतलब एनी पर्सन अदर देन द पार्टनर विल बी कॉल्ड एज द थर्ड पार्टी। ओके, नाउ द सेक्शन, ये हो गया डेफिनेशन अपना। सेक्शन नंबर 3 क्या बोलता है? द अनरिपील्ड प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेव इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द एक्सप्रेस प्रोविजन of the act shall continue to apply to the firm। मतलब क्या होगा? In case there is inconsistency between the Indian Partnership Act and Indian Contract Act, which will apply? Indian Partnership will apply। So as long as they are consistent, तो ठीक है। अगर inconsistent है तो Indian Partnership Act लगेगा। समझ में आ रहा है? All right, now definition, ये important था। Definition of partnership. Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। ठीक है, यहां पे हमको क्या समझ में आ रहा है? सर ये डिफाइन पार्टनरशिप कर रहा है, ऑलराइट, फॉर्म को नहीं कर रहा है सच। अभी पहले वो बोल रहा है पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनरशिप इज नॉट एन एंटिटी। इसके लिए हम बोलते हैं ना सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन। कंपनीज एक्ट के अंदर जब कंपनी को डिफाइन किया था तो कैसा बोला था? कंपनी मींस अ कंपनी दैट इज रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ। इनकॉर्पोरेटेड वर्ड यूज हुआ था, मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी होगी। पार्टनरशिप में ऐसा कोई केस नहीं है। ये क्या बोलता है? ये रिलेशन है। अब ये रिलेशन में क्या होना चाहिए? एक अग्रीमेंट होना चाहिए। दिस अग्रीमेंट कैन बी ओरल एज वेल एज रिटन टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस क्या था? हमने सेक्शन 2 के अंदर डिफाइन कर देख लिया, ऑलराइट। ट्रेड, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सब लोग साथ में चलाएं या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यहां से हमको आया म्यूचुअल एजेंसीज। पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, मतलब अगर इनका ये रिश्ता है तो इनको पार्टनर्स बुलाएंगे। कलेक्टिवली मतलब सिंगुलर इज पार्टनर्स, प्लूरल इज फर्म। एंड जिस नाम पे ये लोग धंधा करते हैं, द नेम अंडर विच दे कैरी ऑन द बिजनेस इज कॉल्ड एज द फर्म नेम। सेक्शन 4 हो गया। सेक्शन 5 पार्टनरशिप नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? पार्टनरशिप इज नेवर ऑटोमेटिक। पार्टनरशिप इज नेवर ऑटोमेटिक। एचयूएफ आपका स्टेटस है जैसा, वैसा पार्टनरशिप नहीं होगा। मतलब पार्टनरशिप में पार्टनर का बेटा पार्टनर नहीं बन सकता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मेंबर का बेटा, कंपनी में मेंबर का बेटा मेंबर बनेगा, हो सकता है, यस, बिकॉज आफ्टर डेथ हो सकता है शेयर्स बेटे को चले जाए या बेटी को चले जाए या भाई को चले जाए, तो वहां स्टेटस से बन सकता है, बट पार्टनरशिप विल नेवर बी क्रिएटेड बाय स्टेटस। व्हाई? सेक्शन 4 के साथ कनेक्ट करो, वहां पे रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन वो एग्जिस्टिंग पर्संस के साथ ही होगा। नाउ ये पर्संस आर्टिफिशियल होना चाहिए या नेचुरल होना चाहिए? ये पर्संस आर्टिफिशियल होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए? सेक्शन 6 मोड ऑफ डिटरमाइनिंग, तुम लोग बहुत सारा इधर बोल रहे थे, बता बराबर है। वेदर इन डिटरमाइनिंग वेदर अ ग्रुप ऑफ पर्संस इज और नॉट अ फर्म, मतलब द रियल टेस्ट या ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप आता है सेक्शन 6 के अंदर, ठीक है। फैक्ट शैल बी गिवन टू रियल रिलेशन, कि रियलिटी में रियल में क्या है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 क्या बोलता है? द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, जस्ट बिकॉज पीपल आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इट विल नॉट ऑटोमेटिकली मेक देम पार्टनर्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऑटोमेटिक या शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स या रिटर्न्स विल नॉट ऑटोमेटिकली, डज नॉट इटसेल्फ। सर ये एसेंशियल कंडीशन है, ये कंक्लूसिव कंडीशन नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग तो होना चाहिए, बट जस्ट बिकॉज यू आर शेयरिंग प्रॉफिट यू विल नॉट ऑटोमेटिकली बिकम
पार्टनर्स। यहां तक समझ में आया आपको? ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2 क्या बोलता है? फॉलोइंग शैल नेवर बी कंसिडर्ड एज पार्टनर्स। Explanation 2 to section 6 says what? Following shall never be considered as partner. कौन कौन था याद है? अपना वसूली भाई याद आया कि नहीं? कौन था वसूली भाई? मनी लेंडर, ठीक है। फिर एजेंट एज रेम्यूनरेशन, फिर ब्लैक विडो याद आ रहा है? विडो और चाइल्ड ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर या प्रीवियस ओनर हु इज सेलिंग गुडविल। इनको अगर आपने कोई पैसा दिया, शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया, तो ये पार्टनर्स नहीं माने जाएंगे। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग गए थे पॉ के अंदर, सेक्शन 7। पॉ क्या है? देयर इज नो प्रोविजन एज टू, दो कीवर्ड्स थे, ड्यूरेशन और डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का इधर मतलब क्या होता है? टर्मिनेशन। चालू है, चल रहा है, कब तक चलेगा इसकी गारंटी नहीं है। तो या तो उसका हमको पास टाइम भी फिक्स नहीं है, कब खत्म होगा वो भी फिक्स नहीं है, तो ये क्या बन जाता है? पॉ। पॉ मतलब पार्टनरशिप एट विल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पर्टिकुलर दो ही चीजें हो सकती है, पर्टिकुलर एडवेंचर या पर्टिकुलर अंडरटेकिंग। मतलब बिजनेस या कोई ऑक्यूपेशन या कोई वन टाइम एक्टिविटी, ये दोनों चीजें इधर पे आ सकती है। ठीक है। जैसे मैं और प्रियांशु ने फॉर एग्जाम्पल एक बोला मिलके लैंड पे कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो पर्टिकुलर एडवेंचर हो गया, बस लैंड कंस्ट्रक्ट हो गया, खत्म, सॉरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो गई, बेच दिया, वो उसके रास्ते में मेरे रास्ते, तो सेक्शन 8 हो गया। फिर आता है अपना टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। मुझे बताओ टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में क्या सब पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है? कॉमन, कोई भी पार्टनर है जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है? कोई भी पार्टनर है जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है? एवरीबडी, एवरी पार्टनर्स लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। यार कॉन्फिडेंटली आंसर करो। प्रॉफिट शेयरिंग में चेंज हो सकता है, लायबिलिटी में कोई ऑप्शन नहीं है, दो अलग अलग चीज है। ऑलराइट, उसमें भी प्रॉफिट शेयर करना कंपलसरी है? यस। लॉस शेयर करना कंपलसरी है? नो, बिकॉज सेक्शन 4 का डेफिनेशन बोलता है वो हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट डज नॉट इंक्लूड लॉस। क्लियर हो गया यहां तक? उसने प्रॉफिट बोला है तो हम प्रॉफिट ही मानेंगे। एक्चुअल एक्टिव पार्टनर आपको ऑलरेडी पता है, स्लीपिंग पार्टनर डोरमेंट रहता है, इसको पब्लिक नोटिस ऑफ रिटायरमेंट देनी पड़ती है। किसको? एक्चुअल पार्टनर को या एक्टिव पार्टनर को। स्लीपिंग पार्टनर को पब्लिक नोटिस का जरूरत नहीं है। नॉमिनल पार्टनर ही लेंड्स अ नेम। अब देखो वो प्रॉफिट तो डायरेक्ट नहीं ले लेता बेटा, ध्यान से रखो, बट वो उसके बदले क्या ले लेता है? फीस। वो फीस लेता तो है कुछ, उसको देना तो पड़ेगा। तुम उसको प्रॉफिट बोलो या फीस बोलो, पर उसको देना तो कुछ ना कुछ पड़ेगा। नॉमिनल पार्टनर मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे इधर, ठीक है। पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, ही विल शेयर ओनली प्रॉफिट्स एंड नॉट लॉसेस। इनकमिंग आउटगोइंग तो ठीक है। पार्टनर बाय एस्टॉपल इंपॉर्टेंट था, सेक्शन 28। तो यूनिट 1 के अंदर पढ़ने वाले सेक्शन कौन से है? सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 28 खत्म। तुम्हारा यूनिट 1 हो गया। ये सब टाइप्स ऑफ पार्टनर्स बैठ के थोड़ी ना पड़ेगा तुम, वो एक बार रीड किया, खत्म हो गया काम, ठीक है। नाउ सेक्शन 28, एनीवन? तो सेक्शन 28 क्या बोलता है? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और पार्टनर बाय एस्टॉपल। व्हेन अ पर्सन अलाउज, represents himself or allows himself to be represented as what? As a partner in the firm, and on such representation third party gives credit to the person, ठीक है। then such a partner shall not be allowed to deny the fact that he is actually not a partner. He will be stopped. He will be stopped. इसके लिए वहां पे आता है वर्ड estoppel, ठीक है। समझ में आ रहा है? बट ये सबसेक्शन 2 देखो इधर, where a partner's death, when after a partner's death the business is continued in the old firm name, the continued use of that deceased partner name shall not make itself, मतलब ये ऊपर वाला अप्लाई नहीं होगा in case the old or the partnership firm carries on business in the name of a partner who's already dead. समझ में आ रहा है? मतलब क्या है? समझो एक अपना हंसराज एंड सन्स, वो ग्रेट 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 ग्रैंडफादर ने बनाया था अपने नाम के ऊपर, ठीक है। अब जैसे ये पारसी डेयरी है, ये फर्म का भी कोई नाम होगा, ऑलराइट। अब ये पारसी डेयरी फर्म तो सर ना इंडिपेंडेंस के टाइम से लोग जिंदा थोड़ी ना रहेंगे, अब तो बेटे चला रहे। बेटे किसके नाम पे चला रहे? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के नाम पे। तो क्या हम ऐसा बोलेंगे कि ग्रेट ग्रैंडफादर इज रिस्पॉन्सिबल, liable, उसका estate is liable? No sir. In case of death of a partner and the firm uses the old name, तो the partner shall not be liable. ये अपना होल्डिंग आउट हो गया, सेक्शन यूनिट 1 खत्म। 10:45 को स्टार्ट किया था, 10:54 हो रहा है, 9 मिनट्स। इतना ही टाइम लगना चाहिए भाई, क्यों ज्यादा लग रहा है?
हमको खाली वर्ड्स उठाना है ना, पढ़ा हुआ है अच्छे से, तुमको स्पीड बढ़ानी है बस। ठीक है, अब मुझे बात आ जाते, मैंने एक जानबूझ के किया था, अब मुझे बताओ क्या लगाओगे इधर, कौन सा सेक्शन, 4 या 6? तो 6 क्यों कर रहे थे? क्वेश्चन क्या मांग रहा है इधर? देखो यहां पे ना सेक्शन 4 लिखा और आंसर खत्म कर दिया, चलेगा। सेक्शन 4 लिखा, साथ में रेफरेंस दिया सेक्शन 6 का, यह भी चलेगा। सिर्फ सेक्शन 6 नहीं चलेगा। क्यों सर ऐसा? क्यों ऐसा? देखो, थॉट, सोच बदलने की जरूरत है हमको, थॉट बदलने का जरूरत है। क्यों ऐसा? क्वेश्चन समझो यार, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जॉन ना राम को लपेट रहा है बोलने के लिए कि तू पार्टनर है। हमको क्या बोलना है? तू पार्टनर नहीं है। और पार्टनर नहीं है कैसे आएगा? पार्टनर नहीं है उसको डिसाइड करना है तो कैसे आएगा? सेक्शन 6, फिर से बोल रहा हूं, सेक्शन 6 स्टार्ट कहां से होता है बेटा? वेदर इट इज अ फर्म और नॉट। तो पहले ये पार्टनर्स कौन है वो तो बताना पड़ेगा ना यार। पहले पार्टनरशिप बतानी पड़ेगी कि भाई पार्टनरशिप क्या है, फिर उसको लिखना पड़ेगा सेक्शन 6 अगर आप डालना चाहते हो तो। खाली सेक्शन 6 में काम नहीं बनेगा। आई एम नॉट सेइंग रॉन्ग है, काम नहीं बनेगा, मार्क्स कटेंगे, बस उतना बोल रहा हूं। गिविंग रेफरेंस टू सेक्शन 6 इज नॉट रॉन्ग ओवर हियर। तो सेक्शन 4 पहले हम लोग क्या करेंगे, पार्टनरशिप को डिफाइन करेंगे कि भाई मिस्टर जॉन तू पहले देख तो कि पार्टनरशिप सेक्शन 4 क्या बोलता है, कि पार्टनरशिप है क्या। रियल रिलेशन ना, इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। ये रिलेशन जो है वो सेक्शन 6 के अंदर आया है। समझ में आ रहा है आपको? किस किस ने दिया सेक्शन 4 का रेफरेंस? 1 2 3 4। और 6 का दिया कि नहीं दिया? 6 का भी दिया। तो ऐसा भी लिख सकते हो, दिस सेक्शन 4 रेड विथ सेक्शन 6। वन वे ऑफ राइटिंग इज सेक्शन 4 रेड विथ सेक्शन 6, कि तुम दोनों का रेफरेंस एक साथ दे रहे हो। या तो ऐसा लिख सकते हो कि एज पर सेक्शन 4 of the Indian Partnership Act 1932, partnership is the relation between persons who have agreed to share profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। तो इससे हमको क्या समझ में आया? इसमें हमको समझ में आया कि भाई देयर हैज टू बी एन अग्रीमेंट, there has to be a business, there has to be profit sharing, and there has to be mutual agency। ये नहीं भी लिखा तो चलेगा, ठीक है। आपने 4 का रेफरेंस दे दिया। ऑल्सो सेक्शन 6 ऑफ द सेड एक्ट, फिर वापस लिखने का जरूरत नहीं है, ऑफ द सेड एक्ट, ऐसा ही टाइम बचता है बेटा। क्या बोलता है सेक्शन 6? इन डिटरमाइनिंग सेड एक्ट स्टेट्स दैट इन डिटरमाइनिंग whether a group of persons are partners or not, regard shall be given
to the real relation between the persons. खत्म हो गया सेक्शन 6 की, और कुछ लिखना है? एक्सप्लेनेशन 1 देखो, याद रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो फर्दर करके लिख सकते हो. एक्सप्लेनेशन 1 क्या बोलता है? mere sharing of profits between persons does not itself make them पार्टनर्स. खत्म हो गया सेक्शन 6? खत्म हो गया कि आगे लिखूं? बोलो ना, आगे लिखूं? फॉलोइंग आर नेवर कंसिडर्ड, वो लिखूं क्या? एक्सप्लेनेशन 2 की जरूरत है? नहीं है, जरूरत ही नहीं है तो क्यों लिखूं? बराबर है. अब क्या करना है? अब क्या करना है बोलो? फैक्ट्स. इन व्यू ऑफ द अबव मैं फैक्ट और कंक्लूजन एक ही साथ दे दूंगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी सेक्शन बढ़ चुका है. मेरे पास अभी टाइम नहीं है कि फैक्ट्स अलग से लिखूं और सेक्शन अलग से, कंक्लूजन अलग से लिखूं. कुछ नहीं, एक ही साथ कंक्लूड कर दूंगा. इन व्यू ऑफ द अबव कैसे कंक्लूड करूं? राम एंड रहीम क्या है? पार्टनर्स है. तो फिर क्या है? आर नॉट पार्टनर्स बट co-owners of the flat. समझ में आ रहा है? क्या ये बिजनेस है? This cannot be regarded as a business activity and therefore किससे मांगा था उसने? नहीं, जॉन ने किससे मांगा था? राम से ना. एंड देयरफॉर, पक्का? हाँ, राम से. एंड देयरफॉर मिस्टर राम, नहीं, मिस्टर जॉन कैन नॉट क्लेम द इंटायर अमाउंट ऑफ रुपीज कितना? 3000 फ्रॉम मिस्टर, ए पागल वागल हो गया क्या? मिस्टर राम. ठीक है. मिस्टर राम इज ओनली लायबल फॉर रुपीज 1500. खत्म. थैंक यू. थैंक यू लिखने का नहीं, अपना स्पीच खत्म हो गया इधर, प्रवचन. अब समझ में आ रहा है? फैक्ट भी आ गया, कंक्लूजन भी आ गया, टाइम भी बच गया, क्योंकि सेक्शन में मैंने 6 भी लिख दिया. मेरे पास उतना टाइम नहीं रहेगा. देखो, टाइम मैनेजमेंट, पूरा पेपर मेरे को अटेम्प्ट करना है. ठीक है, समझ में आ रहा है? कितने लोग का मैच हुआ? हुआ? हुआ. ठीक है बेटा, पढ़ के आओगे तो ही होगा. ठीक है, चलो बढ़े आगे.
चलो चलो ट्राई दिस नाउ फटाफट। चलो फटाफट करो ये वाला। 5 मिनट्स। 11:05 हो रहा है। चलो लिखो लिखो, डिस्कस मत करो बेटा, राइटिंग प्रैक्टिस है, लिखो लिखो लिखो। यूनिट 1 थोड़ा फटाफट रिवाइज भी करवा दिया, फटाफट लिखो। 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा ये, 5 मार्क का क्वेश्चन है, 1-1 मार्क का एक है, ठीक है।
गया? कौन से प्रोविजन पे है ये? इसमें है कि नहीं है? है। सारे क्वेश्चंस कहां पर है? सेक्शन कौन सा सेक्शन लगाऊं? वही 6 भी लगा सकता हूं, 4। देखो जहां जहां जनरली 4 लगता है ना, 6 भी लगता है। खाली 6 नहीं लगाना है, अनलेस वो एक्सप्लेनेशन 2 पे क्वेश्चन आता है तो। विडो, डिसीज्ड, ऐसा कुछ डायरेक्ट बोला तो फिर सीधा सेक्शन 6 लगा देना, अदरवाइज 4 और 6। ठीक है, तो सेम वे जैसा मैंने ऊपर आपको सेक्शन 4 बोला था, आपको वैसा ही लिखना है एज अबव। आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। डेफिनेशन आप लिखोगे, अब डेफिनेशन के बाद ना आप आंसर करते रहोगे, सबसे फर्स्ट वाला है, उसका रीजन दोगे। पहले आपने डेफिनेशन लिख दी, अब आप उसका रीजन दो। ए एंड बी बाय कमोडिटी एक्स एंड अग्री टू सेल द कमोडिटी विद शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। इज दिस अ पार्टनरशिप? इज दिस अ पार्टनरशिप? अरे बोलो यस। व्हाई? सर बिजनेस भी है, प्रॉफिट शेयरिंग भी है, आर यू अंडरस्टैंडिंग, एंड अग्रीमेंट भी है, तो एसेंशियल्स हो जाता है। बराबर है, ये 3 चीजें इधर हो गई। ऑलराइट, आप ऑफ कोर्स पूरे सेंटेंस में लिखोगे इधर। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट क्या है? 2 फर्म्स हैविंग 12 पार्टनर्स कंबाइन बाय एन अग्रीमेंट इनटू 1 फर्म। तो यहां पे क्या हो रहा है, काफी लोग को डाउट भी आता है। तुमको याद है मैंने अभी रिवीजन के टाइम पे बोला था पर्सन्स। नाउ पर्सन्स कैन बी आर्टिफिशियल ऑल्सो एंड नेचुरल ऑल्सो, दोनों मैंने बोला था आपको। ठीक है, क्या फर्म एक पर्सन है? क्या फर्म एक पर्सन है एवरीबडी? नो, फर्म इज नॉट अ पर्सन। तो कैन नॉन पर्सन एंटर इनटू अ पार्टनरशिप? नो, 2 फर्म्स कैन नॉट एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। ठीक है, नो, फर्म इज नॉट अ natural nor an artificial person and therefore not eligible to enter into partnership. However, एक चीज याद रखना इधर, फर्म्स कैनॉट एंटर इनटू पार्टनरशिप, उनके पार्टनर्स कैन। फर्म्स कैनॉट एंटर इनटू पार्टनरशिप बट देयर पार्टनर्स कैन। मतलब क्या हो गया? मेसर्स एबीसी है जिसमें ए बी एंड सी पार्टनर्स है, ग्रुप ऑफ पार्टनर्स इज फर्म, बराबर है। एंड मेसर्स पी क्यू आर है जिसमें पी क्यू एंड आर पार्टनरशिप है। ये दोनों का फर्म नहीं बन सकता, मतलब ये दोनों कैनॉट एंटर इनटू अ पार्टनरशिप, बट इनके पार्टनर्स कैन। मतलब ए बी सी एंड पी क्यू आर, ये 7-6 मिलके एक तीसरी पार्टनरशिप फॉर्म बना सकते हैं। अब समझ में आ रहा है? हाउएवर देयर पार्टनर्स कैन एंटर इनटू पार्टनरशिप। क्लियर हो गया यहां तक? अपना आंसर नंबर 2 हो गया। आंसर नंबर 3 क्या है? ए एंड बी को ओनर्स अग्री टू कंडक्ट बिजनेस इन कॉमन फॉर प्रॉफिट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलो, क्या बोल सकते हो? पार्टनरशिप, नॉट अ पार्टनरशिप। वैलिड पार्टनरशिप। क्यों सर? को ओनर है, ठीक है, पार्टनर्स भी को ओनर होते हैं ना, बट यहां पे क्लियरली क्या मेंशन्ड है? बिजनेस एक्टिविटी है, प्रॉफिट मोटिव है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? या आपको ऐसा भी लिखना है कि सर अगर रियल रिलेशन में कुछ गड़बड़ हुई तो पार्टनरशिप नहीं भी हो सकता। आप दोनों आंसर दे सकते हो।
आप समझे, एक फाइनल आंसर मत दो, ऑल्टरनेट आंसर भी दे सकते हो। अगर तुमको कहीं ना कहीं डाउट आ रहा है कि सर को ओनर है, शायद खाली प्रॉफिट इंजॉय कर रहा है, तो फ्लूको सेक्शन 6 भी लग सकता है। बट जितना मुझे इंडिकेशन आ रहा है, ये बिजनेस लिख दिया ना लोग ने, कॉमन मतलब म्यूचुअल एजेंसी एंड प्रॉफिट लिख दिया, तो इसको हम पार्टनरशिप बना देंगे। हाँ, कॉमन, साथ में मिलके करेंगे ना। ऐसा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है बेटा कोओनर्स के बीच में पार्टनरशिप नहीं। अभी अपन दोनों पार्टनर्स बने, मिलके एसेट खरीदा, कोओनर भी है पार्टनर भी है, और धंधा कर रहे हैं। धंधा नहीं करते, वो राम रहीम में क्या था, बिजनेस नहीं था, खाली घर खरीद के रेंट ले रहे थे, तो ये दोनों ने पैसे लगाया, दोनों ने रेंट लिया। अभी हमारा बिजनेस ही ये था। बिजनेस मतलब कैसा हो जाएगा, 5-6 घर खरीदे, नुकसान भी हम उठा रहे, प्रॉफिट भी हम उठा रहे, ये तो एक सिंपल प्रॉपर्टी डिसीजन था। तो ऐसा जरूरी नहीं। अभी पार्टनर, जितने पार्टनरशिप अकाउंट्स में आप एसेट्स होते हैं वो किसके होते हैं, पार्टनर के ही होते हैं ना, कोनर ही होते हैं वो लोग। समझ में आया? ठीक है, ऑल राइट। फोर्थ, चलो एक डाउट क्लैरिफाई हो गया इधर। क्या है, 5,000 ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोड्यूस क्लोथ्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द क्लोथ्स फ्री टू द वॉर विडोज। क्या है ये, यस और नो? नो, वाई? चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, हमारा प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट एंड नॉट प्रॉफिट मेकिंग, देयरफॉर इट इज नॉट अ वैलिड पार्टनरशिप। एक एक दो दो लाइन में खत्म करना है, ठीक है। लास्ट वाला ए एंड बी, अब ये देखो यहां पे को ओनर्स है, ए एंड बी को ओनर शेयर बिटवीन देमसेल्व्स द रेंट डिराइव्ड फ्रॉम अ पीस ऑफ लैंड। यहां पे कोई बिजनेस प्रॉफिट कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं आ रहा है, खाली रिटर्न आ रहा है। समझ में आ रहा है, लैंड का अपने को रिटर्न आ रहा है। तो ये वाले केस में, फिफ्थ वाले केस में हम क्या बोलेंगे, नो। यहां पे आप दे सकते हो सेक्शन 6 का रेफरेंस, अगर देना है तो, नहीं तो 4 में भी अपना काम हो जाता है, बिकॉज ये को ओनर है, पार्टनर नहीं है। बट ऐसा नहीं कि पार्टनर को ओनर नहीं हो सकता, ये केस में हम उसको को ओनर बुलाएंगे, बिकॉज पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप होती तो पार्टनर बुलाते हैं। तुमको प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म याद है, सेक्शन 14, ऑल एसेट्स, ऑल गुडविल परचेज, ऑल कैपिटल इज कंसिडर्ड एज प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। याद आ रहा है? ठीक है, क्लियर हो गया बेटा यहां तक? ये अटेम्प्ट कर पाए? चलो बढ़े आगे। सिंपल था, यूनिट 1 में इतना कुछ ज्यादा खास नहीं है, कुछ है पढ़ने लायक तो एस्टॉपल वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब यूनिट 2 पे आ जाते हैं। चलो हम्म चलो क्वेश्चन नंबर 3। चलो
चलो कौन करता है ये फर्स्ट देखते हैं। करो, मुझे बताओ ये क्वेश्चन सॉल्व करके फटाफट। कॉन्सेप्ट कोई आइडेंटिफाई करके दे सकता है इधर? कॉन्सेप्ट किस पे पूछा है ये क्वेश्चन? राइट्स ऑफ और एडमिशन ऑफ पार्टनर। समझ में आ रहा है? इसके लिए क्वेश्चन ध्यान से, तुमने राइट्स ऑफ ट्रांसफर ही तो बात, एडमिशन कहां से समझ में आ रहा है? कैन मिस्टर विकास बी इंट्रोड्यूस्ड? इंट्रोड्यूस्ड मतलब क्या हो गया? एडमिशन। तो तुमको थोड़ा एडमिशन के बारे में लिखना पड़ेगा। फिर एज एन एडवाइजर हेल्प देम रिजॉल्व द इश्यूज बाय अप्लाइंग नेसेसरी प्रोविजंस फ्रॉम द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो खाली राइट्स लिखोगे तो थोड़े मार्क्स कट जाएंगे। किसके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? तो हमने कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई कर लिया सर। कॉन्सेप्ट दो आता है, एक आता है एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड दूसरा राइट्स ऑफ ट्रांसफरी। राइट्स ऑफ ट्रांसफरी किस बात का? ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट। प्रॉपर कंप्लीट राइट्स ऑफ ट्रांसफरी। हाँ हम तो समझ गए, बट लिखने में प्रॉपर ना, ट्रांसफरी किस चीज का? पार्टनर्स के इंटरेस्ट का। सेक्शन नंबर याद है? ये कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 31। ये कौन सा है? सेक्शन 29। याद रहे तो ठीक। इसके लिए अगर बार बार रिवाइज करते तो नंबर याद हो जाते। चलो अब लिखो। ऐसा टेबल बना के नहीं है, प्रॉपर पहले एडमिशन का लिखना, फिर राइट्स ऑफ ट्रांसफरी का लिखना। ये खाली मैंने पहले कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करके लिखने को बोला। चलो लिखो, मैं भी सॉल्व करता हूं इसको, टाइम बच जाएगा अपना। तुमको क्वेश्चन देखना है ना? हाँ।
हो गया मेरा। ऑफ। ध्यान से।
क्या बोल रहा है ये, इतना सब कुछ बोला। सेक्शन 31 क्या बोलता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर। जनरली देखो क्या करा करो मालूम, जनरली, रूल नहीं बोल रहा हूं, जनरल रूल, पहले प्रोविजन को खत्म करो लिख के, प्रोविजन आंसर मत करो, क्योंकि फिर फैक्ट्स अननेसेसरीली बढ़ जाता है। अब तुमने एडमिशन का लिख के जो फैक्ट लिखा होगा या आंसर क्या होगा, उसमें 2-3 लाइन लिखी होगी, फिर इसके बाद और 2-3 लाइन लिखोगे, 6 लाइन हो गई इधर ही। मैं बोल रहा हूं टाइम ऐसे ही बचाना है, लाइन से टाइम बचाना है, ठीक है। ऑलराइट, अब ये देखो बेटा, जो आपने लिखा था उसमें मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा 31 में, गलत नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या बोलता है सेक्शन 31 कि नो पार्टनर shall be admitted or no person shall be admitted to the partnership without the consent of all the partners. इसका पॉजिटिव स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, a person can be admitted as a partner in the firm with the consent of all partners, दोनों चलेगा, ठीक है। बट ये सारी चीजें सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, ऑलराइट, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो अपन वैसा अवॉइड करते हैं और द पार्टनरशिप डीड, ठीक है, क्योंकि लॉ लैंग्वेज अपने को थोड़ा और उसको वो करना है, मतलब थोड़ा मैच करना है बेयर एक्ट के साथ। तो वो जो आपने लिखा है ना एज पर द पार्टनरशिप डीड, उसको अपन लिखेंगे सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब ये सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट आप पहले भी लिख सकते हो, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बाद में भी लिख सकते हो, ऑलराइट, वो तो अपने को दोनों तरफ में चलेगा। तो ये अपना सेक्शन 31 खत्म हो जाता है, एक लाइन छोड़ा। फर्दर एज पर सेक्शन 29, अब यहां पे सबने एक चीज क्या मिस की पता है, कंटिन्यूएंस एंड डिसोल्यूशन। तुमने लिख दिया ट्रांसफरी डज नॉट हैव द राइट, उसके पास राइट रहता है, ये गलत हो जाएगा जब तुम लिखोगे डज नॉट हैव द राइट। डज नॉट हैव द राइट टू डिमांड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या और कौन सा था तीसरा, डिमांड, इंस्पेक्ट और इंटरफेयर इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ सच बिजनेस। बिजनेस डिसॉल्व हो रहा है ना, तब वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिमांड कर सकता है, याद आ रहा है। सबने कंटिन्यूएंस मिस किया, देखो सही लिख के भी गलत हो जाएगा, बिकॉज तुमने क्या लिख दिया, उसके पास राइट ही नहीं है। अरे है भाई, कंटिन्यूएंस, जब डिसकंटिन्यू होता है ना बिजनेस, तब उसके पास राइट रहता है, कंटिन्यूएंस में नहीं रहता। हाँ, एक और चीज मैंने कॉमन नोटिस करी 31 के अंदर, लोगों ने लिखा द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन। जरूरत है यहां लायबिलिटी की बात कर रहा है क्या, छोड़ो ना, खाली एडमिशन की बात कर रहा है ना, क्या वो लायबिलिटी की बात कर रहा है, क्या वो पूछ रहा है विकास की लायबिलिटी कब से रहेगी, तो फिर क्यों लिखना है। अब नहीं लिखा, जानबूझ के नहीं लिखा कि भूल गया था तो नहीं लिखा, जानबूझ के, हाँ, नहीं तो भूल है सर, याद ही नहीं था तो नहीं लिखा, ऐसा नहीं, ठीक है। अगर वो लायबिलिटी की बात करता है तो लिखना पड़ेगा, तो ध्यान से रहो क्या लिखते हो क्या नहीं लिखते हो, उतना खत्म करो, क्योंकि मेन वो 31 पे नहीं है, 31 अपन शो ऑफ कर रहे हैं, मेन क्वेश्चन अपना राइट्स ऑफ ट्रांसफर ही है। अब हम 31 में क्या आंसर, अभी 31 के बाद 29 लिखा, 29 में भी हमने क्या बोला, डिसकंटिन्यूएंस, तो उसको क्या मिलेगा, सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट, जैसा पार्टनर्स ने डिसाइड किया वैसा ही शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, बस। अब कंक्लूजन कैसा लिखेंगे कि मिस्टर विकास कैनॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, कैनॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, व्हाई, कौन है ये दो, पीएनसी, बीसी वर नॉट इंटरेस्टेड, तो उनका कंसेंट नहीं है। क्वेश्चन से कहीं बता भी नहीं रहा है कि कोई सिंगल पार्टनर के पास कोई पावर आवर है क्या, तो सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट की भी बात नहीं आती, पार्टनरशिप डीड की भी नहीं आती, तो बोला ही कैन नॉट बी एडमिटेड, ही कैन बी अ ट्रांसफरी बट ही डज नॉट हैव द राइट टू डिमांड, क्या था उसको, क्या चाहिए था, कैन नॉट डिमांड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ड्यूरिंग, देखो एक वर्ड से पूरा गेम खत्म हो सकता है, ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस। ये 6 मार्क में से आपको 2 मार्क देगा खाली, वो भी 31 का कुछ लिखने का और ऐसा कुछ, खाली अगर आपने वो वर्ड मिस कर दिया, ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस, क्योंकि फॉर्म डिसॉल्व होती है तो ट्रांसफरी के पास राइट आ जाता है टू डिमांड एंड इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर हिज शेयर, याद आया। अब तुमने 29 स्टार्ट कैसे किया वो बताओ मेरे को, राइट्स ऑफ ये मालूम है, उसके बाद क्या लिखा है, तो मैंने भी यही लिखा है ना, इसको स्टार्ट कैसे किया, ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट। मैंने हमेशा बोला था जो कॉन्सेप्ट है पहले वो कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करो ना, कि इंटरेस्ट ट्रांसफर कैसे होता है, हमेशा याद यही रखो, जब नहीं समझ में आता है वो कॉन्सेप्ट, मैंने हर क्लास में यही बोला है,
अ पार्टनर में ट्रांसफर इज इंटरेस्ट बाय वे ऑफ क्या था, एब्सोल्यूट मॉर्गेज और क्रिएशन ऑफ चार्ज। आराम आराम से एक लाइन छोड़ के। अब आपने बता दिया ट्रांसफर, फिर अब बात करो उसकी राइट्स की। अगर ट्रांसफर हुआ है तो राइट्स क्या क्या नहीं है। ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस ही डज नॉट हैव द राइट, मतलब ऑटो, क्या मुझे लिखना है कंटिन्यूएंस में ही राइट मिलेगा या डिसकंटिन्यूएंस में मिलेगा? नहीं, क्योंकि आपने लिख ही दिया ना ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस, मतलब डिसकंटिन्यूएंस पे ये राइट है। अरे डिसकंटिन्यूएंस में है ना, कंटिन्यूएंस में नहीं है। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? तो ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस जब तक चालू है तब तक वो इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। सिर्फ एक ही राइट है, क्या राइट है? राइट टू रिसीव द प्रॉफिट एज डिसाइडेड बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। फिर मुझे उल्टा उसका कॉन्वर्स लिखने का जरूरत है कि भाई डिसकंटिन्यू हो गया तो ये राइट्स मिलेगा? नहीं। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अगर ये क्वेश्चन डिसकंटिन्यूएंस पे होता तो मैं उल्टा करके लिखता, ही हैज द फॉलोइंग राइट्स ऑन डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस, तो फिर मैं कंटिन्यूएंस के बारे में बात नहीं करता। डबल डबल क्यों लिखना है? इसके लिए देखो पेपर खत्म नहीं होता, आप समझ रहे हो? आप उसी के जैसा आप जितना आता है सब लिख दूंगा, अरे नहीं भाई, जितना रेलेवेंट है वो लिखो। क्लियर हो गया? ठीक है। देखा, सबने एक मिस्टेक किया ना, डिसकंटिन्यूएंस, सबका जाता मार्क्स। कैसे भूल गए तुमने डिसकंटिन्यूएंस? मैंने एक नोटबुक में तो अच्छा मस्त चार्ट भी बनाया था ना। लिखा लिखा तो वेरी गुड सबने। हाँ मैंने देखा सबने मोर और लेस। एक चीज जो मिसिंग थी वही था कि डिसकंटिन्यूएंस। देखो, एब्सोल्यूट मॉर्गेज चार्ज ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस द ट्रांसफरी कैन नॉट, three things, he is entitled to only receive his share of profit as determined by other partners. Conclusion, Mr. Vikas cannot be introduced as a partner as well as not demand the inspection of books of accounts. खत्म। मेरा तो एक एक डेढ़ लाइन में हो जाता है काम। फैक्ट भी आ गया ना, कंक्लूजन भी आ गया ना, इधर ही खत्म हो गया। तुम बस विकास बी सी ऊपर नीचे इतना नहीं जरूरत है। तुम्हारा आंसर प्रोविजन से ज्यादा तो उससे भर जाता है, फैक्ट से। ये कम करो। मुझे कुछ जरूरत है उधर नाटक वाटक लिखने का नहीं। विकास बुक भी नहीं लेके जा सकता, नाइदर ही कैन बिकम अ पार्टनर बिकॉज देयर इज नो कंसेंट। एकदम क्लियर कट स्ट्रेट जो आंसर था वो मैंने दे दिया। कहीं भी मैंने कुछ इमोशनल राइटिंग करी है? तुम्हारे लिखने में दर्द दिखता है मालूम, कि बस तुम एकदम फीलिंग्स के साथ लिख रहे हैं। नहीं चाहिए भाई फीलिंग्स। भाविक हो जाते हो तुम लोग एकदम ऐसा, भावुक, भाविक नहीं भावुक, सॉरी भाविक नहीं आया ना आज, भावुक हो जाते हो तुम लोग। ऐसा मत करो, एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट। अभी चलो करेक्ट कर लो, क्या मिस हो गया था, क्या पॉइंट नहीं लिखा। कंटिन्यूएंस वाला पॉइंट लिखो उधर, उसको स्टार मार्क करो। एक डायरी बना के रखो, अपनी गलतियां नोट करो। डायरी मतलब जब लास्ट पेज पे लिख दो कि ये गलती हुई, तो रिवीजन के टाइम पे तुमको याद रहेगा कि मुझसे ये मिस ना हो। समझ रहे हो? रैंडमली नहीं, एकदम प्लानिंग के साथ पढ़ना है। अब ऐसा कॉपी मत करो, अपने आंसर को मॉडिफाई करो कि मैंने ये गलती हुई, मेरे से ये मिस हो गया, ये पॉइंट नहीं लिखा, टाइप ऑफ चार्ज। देखो ये अपना वही, ये तुमको बिठाना है कि पहले हमेशा कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, सुमित नहीं आया एग्जाम।
टेस्ट नहीं दे रहा। बेटा ये समझा आपको? लिखा आपने ये? ठीक है, आप लोग ने लिखा। चाहे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं? क्वेश्चन 4, चलो फटाफट कॉन्सेप्ट बताओ मेरे को। एग्जाम कौन सा आज? चलो कॉन्सेप्ट। बोलो इंपॉर्टेंट है ये, चलो। ग्रुप डिस्कशन नहीं है, चलो। और मैंने तुमको क्या बोला? सोचो पहले आंसर दिमाग में, फिर लिखो। लिखते लिखते मत रुको। सब लोग तुम लोग वापस वही गलती कर रहे हो, फिर तुम्हारा चेन ऑफ थॉट ब्रेक हो जाता है और फिर तुम आड़ा टेढ़ा लिखना चालू कर देते हैं। पहले सोच लो, दिमाग में आंसर फ्रेम कर लो, क्या क्या लिखने वाला हूं, कौन सी चीजें मुझे लिखने की जरूरत है, कौन सी चीजें नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है? माइनर एज अ पार्टनर है। सेक्शन 30। सब सेक्शन याद नहीं है, चलेगा। 30 में अपना काम हो जाएगा। 31, 2, 3, 4 ऐसा 7 तक है। मैंने तुमको खाली 30 याद करा था, वो सब सेक्शन याद रखने का जरूरत नहीं है। सेक्शन 30 पर है ये, ठीक है। चलो सॉल्व करो, मैं भी करता हूं सॉल्व। एंड प्लीज एनालाइज करो कि सर क्या लिख रहे हैं, मैं क्या लिख रहा हूं। ऑल राइट, या मैं क्या लिख रही हूं। कुछ एक्स्ट्रा है तो काटो उसको। समझ में आ रहा है? तो ही मतलब है। ऐसा ब्लाइंडली कॉपी करोगे तो कोई मतलब का नहीं है। राइटिंग प्रैक्टिस इज अ जॉइंट एफर्ट, ठीक है। तो ही तो समझ में आएगा कि इंप्रूव कैसे करना है। तुम यूं ही ब्लाइंडली कॉपी करके मेरा आंसर चले जाओगे तो कोई मतलब का नहीं है। ये पीडीएफ मैं तुम्हारे साथ शेयर कर लूंगा, समझ में आ रहा है? उसका कोई लफड़ा नहीं है। ये मैं ग्रुप में डाल दूंगा पीडीएफ आज अपना क्लास होने के बाद। पहले तुम तुम्हारा आंसर इंप्रूव करो, वो मेन है। फिर चाहिए तो घर जाके एक बार सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना शॉर्ट में, कि देखो मेरा आप सर के साथ मैच हो रहा है कि नहीं। तुम्हारा 90% तो मेरे साथ आंसर मैच होना चाहिए। समझ में आया? यहां गलती करी, यहां मिस्टेक्स किया, कोई बात नहीं, घर जाओ
वापस एक बार ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, वर्कशीट जैसा मैं तुमको भेज देता हूं ये, ठीक है।
हो गया मेरा? जो लिख नहीं रहा है वो पढ़ के नहीं आया। ये इतना लंबा लिखने का जरूरत नहीं है बेटा, शॉर्ट करो उसको। एक चीज मिसिंग है इसमें। ये सब लाइन नहीं छोड़ना है, गैप। ये सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना है, गलत हो जाएगा, काटो उसको, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। पार्टनर, पार्टनर नहीं रहता वो। थोड़ा अपन उसको और शॉर्ट कर सकते हैं, बट ठीक है, वो आएगा आराम आराम से, गलत कुछ नहीं है। देखा बेटा, अब समझ ही रहता दिखता है। ऐसा नहीं लिखते माइनर पार्टनर, ही हैज टू डिसाइड। अपन खाली समझाने और बोलने में माइनर पार्टनर बोलते हैं, लॉ में ऐसा कुछ नहीं है माइनर पार्टनर। वो चेंज करो, माइनर पार्टनर दिखा प्रणव। खत्म कर जल्दी, ठीक है चलेगा। एक चीज मिसिंग है। हाँ हाँ, यहाँ कुछ मिसिंग है। एक छोटा सा चीज मिसिंग है। क्या लिखा दिखा? बराबर है। इतना सारा, इसके बदले कुछ और लिखना बाबा। यहां तक बराबर है, ये गलत नहीं है बट जरूरत नहीं है। एक मिस कर दिया, एक चीज। इम्प्रूव तो कर रहे हो तुम लोग, अच्छा है। पहले इसका प्रोविजन तो लिखो, ये सीधा जंप किया केस पे। प्रोविजन लिखो उसका, ठीक है। जो चीज जिसको मैंने बोला ना मिसिंग है, पहले माइनर एज अ पार्टनर का तो पोजीशन लिखो। कैन अ माइनर बी अ पार्टनर? Everybody, can a minor be a partner? No, but he can be admitted to for the benefits of the partnership with the consent of
ऑल पार्टनर्स, बराबर है। तो मैंने पहले एक ये दे दिया कि माइनर तो भाई पार्टनर नहीं बन सकता, ये चीज मिसिंग थी। फिर मैं बात करूंगा नोटिस की। देखो मैंने कैसा लिखा हुआ है, फर्दर ऑन अटेनिंग मेजोरिटी द माइनर विद इन 6 months फ्रॉम सच डेट, फ्रॉम विच डेट, फ्रॉम बिकमिंग अ मेजर, बराबर है, मस्ट इलेक्ट टू बी अ पार्टनर। यहां पे मैं माइनर पार्टनर नहीं लिखूंगा, सबको ये अवॉइड करना, ऐसा कोई चीज नहीं होती माइनर पार्टनर की। ही मस्ट इलेक्ट टू बी अ पार्टनर और नॉट बाय वे ऑफ पब्लिक नोटिस। मैंने तुमको बोला था पार्टनर बनना है या नहीं बनना है, तो पब्लिक नोटिस तो देना पड़ेगा, ठीक है। इन केस ही फेल्स टू डू सो, ये रेलेवेंट है बिकॉज हमारे क्वेश्चन में उसने नोटिस नहीं दिया हुआ। सो इन केस ही फेल्स टू डू सो मतलब नोटिस नहीं दिया, ही शैल बिकम अ पार्टनर इन द फॉर्म फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द सेड 6 months। जैसे 6 महीना खत्म होगा वैसे वो पार्टनर बन जाएगा, बराबर है। हिज राइट्स एंड लायबिलिटीज विल बी एज फॉलोज, पर्सनली लायबल फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म सिंस द ओरिजिनल डेट ऑफ एडमिशन, बराबर है, मतलब डेट ऑन विच ही वॉज एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म, जब ओरिजिनल आया था तब, एंड हिज शेयर रिमेन्स द सेम एज इट वॉज व्हेन ही वॉज अ माइनर, उसके राइट्स से शेयर वही रहेगा, बराबर है, बस खत्म हो गया। मिस्टर एक्स, सिंस मिस्टर एक्स फेल टू, यहां पे अब मैं मिस्टर एक्स लिखूंगा, अब वो मास्टर नहीं रहा, समझ में आ रहा है। यहां पे मैं मिस्टर एक्स लिखूंगा, मास्टर एक्स नहीं लिखूंगा, ठीक है। मिस्टर एक्स फेल टू गिव नोटिस ऑफ हिज डिसीजन टू कंटिन्यू एज अ पार्टनर, ही विल बिकम पर्सनली लायबल टू मिस्टर एल। सेकंड वाला फालतू ही था, ऊपर भी सेम ही चीज पूछ रहा है वो। विल ही बी लायबल, यस, मिस्टर एल कैन रिकवर द डेट फ्रॉम एक्स इन द सेम वे एज ही कैन रिकवर फ्रॉम अदर पार्टनर्स। वहां कुछ आंसर करने को था नहीं तो मैंने दिमाग लगा के किया, क्योंकि आंसर सेम ही है। जैसा तू अदर पार्टनर से पैसा वसूल सकता है वैसा ही तू मिस्टर एक्स से वसूल सकता है, ठीक है, क्योंकि टू व्हाट एक्सटेंट पूछा है ना, कहां तक, वही वहां तक जितने दूसरे पार्टनर्स लायबल होंगे। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? चलो चेक कर लो, क्या मिस किया वो लिख दो, ये आप लोग ने जनरली मिस किया हुआ है। अरे जिसको मैंने बोला उसको, ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट, इंप्रूवमेंट दिख रहा है, अब समझ में आ रहा है ना कि क्यों इंपॉर्टेंट है। मुझे तो दिखा इंप्रूवमेंट यार, मुझे तो दिखा। अब वो मुझे नहीं मालूम, तुम पहले भी ऐसे ही लिखते थे। हाँ दिख रहा है टेस्ट के मार्क्स से। बोल बेटा। पैराग्राफ मतलब, हाँ एक मिनट, देखो मैंने पैराग्राफ कहां कहां चेंज किया, अपनी मर्जी से चेंज किया है, तो फिर क्या दिख रहा है तुमको कि सर ने कहां कहां पैराग्राफ चेंज किया है? दो दो लाइन के बाद मारेगा ना, जूता फेंक के मारेगा, समझ में आ रहा है। देखो हर पैराग्राफ चेंज पे मैं कोई नया चीज बोलता हूं। देखो मेरा राइटिंग स्टाइल सेम ही रहा है, ये देखो अपने को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फिक्स करना है, कुछ भी अपन यही स्टाइल में लिखते हैं। ये देखो मैंने क्या किया इधर, हर बार कुछ नया बोलता हूं ना। देखो यहां पे मैंने एडमिशन की बात करी, अब यहां पे मैं पब्लिक नोटिस की बात कर रहा हूं तो मैंने लाइन छोड़ दिया, मेरा पैराग्राफ चेंज हो गया। जहां जहां मुझे नया कुछ बोलना रहता है ना, मैं वहां लाइन छोड़ता हूं और मैं ट्राई करता हूं मेरा 4-5 लाइन से ज्यादा पैराग्राफ ना रहे। इट्स इजी टू रीड, पढ़ने के लिए भी आसान रहता है, दिखने के लिए भी नीट रहता है, और जो एग्जामिनर होता है ना उसका अटेंशन ड्रॉ होता है कि फटफट उसको पता चल गया, इसने यहां एडमिशन की बात करी, यहां पर नोटिस की बात करी, यहां पे राइट्स एंड लायबिलिटीज की बात करी, तो उसको भी जो 5 में से मार्क्स देना होता है ना, वो देना भी आसान हो जाता है। समझ में आ रहा है? वो 5 ब्रेक डाउन करेगा, कुछ 1 मार्क इसका देगा, 2 मार्क इसका देगा, कंक्लूजन का 1 मार्क देगा, तो वो भी मार्किंग के लिए इजी हो जाता है बेटा। तुम इतना सारा लिखते हो तो वो पूरा पढ़ने का उसके पास ताकत ना टाइम रहता है। तो ये जो पैराग्राफ राइटिंग है ना, ये नीटनेस भी करता है और आपका काम भी इजी कर देता है, ठीक है। चलो एडजस्ट कर लो, मतलब अपने में करेक्शन कर लो, क्या मिस हो गया। देखो आपने वो थोड़ा एक्स्ट्रा लिख लिया, गलत नहीं था पर उसकी उतनी जरूरत नहीं थी एडमिशन के टाइम पे, क्योंकि मोर ज्यादा क्या है, ये राइट्स के बारे में बात कर रहा है, वो तो अपने खाली स्टार्टिंग का एक उसको फील टाइप दे दिया उधर, ठीक है।
बट मेक मल्टीपल पैराग्राफ्स। तुम्हारे पैराग्राफ्स बहुत बड़े रहते हैं। अभी देखो, तुमने भी लिखा है कुछ 6-8 लाइन में, मैंने भी लिखा है 4 लाइन 3 लाइन में। तो देखो तुमने एक्स्ट्रा क्या लिखा, उसको मार्क करो। समझ में आ रहा है? तो ही पेपर खत्म होगा। हाँ, यहां से पढ़, मैच कर। मैच हो रहा है तो बराबर है, देखता हूं मैं। ठीक है, हो गया। पढ़ू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन है? 5। चलो, चलो एवरीबॉडी, कम ऑन। चलो फटाफट। मस्त क्वेश्चन है ये शायद मैंने क्लास में डिस्कस भी किया था। अभी देखते तुमको याद है कि नहीं। आंसर सबको आता है यार। आंसर यस नो तुम बराबर बता सकते हो, लिखते नहीं हो। और ये सब छोटी छोटी डिटेल्स बेटा, पैराग्राफ, नीटनेस, प्रेजेंटेशन, प्रोविजन, सेक्शन नंबर, वो सारी चीजें हम फाइन ट्यून कर रहे हैं। ठीक है, अब वो लोग, दूसरे स्टूडेंट्स स्विफ्ट चला रहे, तुमको क्या करना है? मर्सिडीज चलानी है। समझ में आ रहा है? बस यही डिफरेंस है। आंसर की क्वालिटी यही आता है बेटा, छोटी छोटी चीजें। अटेंशन टू डिटेल, अटेंशन टू डिटेल वेरी इंपॉर्टेंट। इसके तो मैं हर चीज पे तुमको पैराग्राफ पे फोकस करवा रहा हूं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के आई पे फोकस करवा रहा हूं, एक्ट के ए पे फोकस करवा रहा हूं। ये छोटी छोटी चीजें जो तुम्हारे से गलती हो जाती है। सेक्शन का एस कैपिटल होना चाहिए, जो एक्ट का नाम है उसका हर लेटर कैपिटल होना चाहिए। एक्ट हमेशा जो भी लिखोगे तो ए कैपिटल के साथ ही लिखोगे। ठीक है, 70+ चाहिए भाई मेरे को लॉ में, 75+ चाहिए, आराम से आ जाएगा। आया मेरे स्टूडेंट को 75, वो बैरियर तोड़ना है मेरे को अभी। तुम लोग आएगा नेक्स्ट, परसों रखेंगे। आते रहो आते रहो, लास्ट में फिर ऑनलाइन शिफ्ट कर लेंगे अपन। अभी जरा आओ थोड़ा, जब तक एक हैबिट नहीं बैठती है तब तक आओ। परसों पार्टनरशिप सेल ऑफ गुड्स करते, फिर सोगा करते हैं, सोगा करते हैं। सोगा नहीं होगा, 2 यूनिट करके आओ ना। चलो 2 यूनिट करते बस, यूनिट 1 यूनिट 2, फिर नेक्स्ट डे यूनिट 3 यूनिट 4, बस। ठीक है, चलो ये करो। सोगा इंपॉर्टेंट है बेटा। लिखो, चलो पहले सोच लो आंसर, फिर लिखो। सेक्शन कौन सा?
शायद वाला बोलेगा। चलो छोटा सा क्वेश्चन है भाई, इतना कुछ बड़ा नहीं है, फटाफट करो। बट पढ़ के आना है बेटा, नहीं आओगे कोई मतलब नहीं है, फिर मत आओ इससे अच्छा। क्योंकि तुम यहाँ आके फिर खाली टाइम वेस्ट कर रहे हो। चलो हो गया।
हाँ ओके, चलो बोलो। कैन ही क्लेम, सोनी कैन क्लेम या नॉट? कैन सोनी क्लेम और नॉट? यस या नो? कौन है नो बोलने वाले, हाथ उठाओ। अभी तो बोल रहे थे नो नो नो। ऑल राइट, अच्छा कौन सा सेक्शन लगाया? 11 में क्या है? अच्छा, अरे 11 में क्या है, क्या लगाया, क्या लिखा? 11 में क्या लिखा बोलो। अरे बिंदास बोल तो सही, क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या लिखा 11 में? कौन बोला 11, कौन बोला? हाँ क्या लिखा? बराबर है। फिर बराबर, फिर हाँ बराबर है। 11 तो बोलता है मॉडिफाई कर सकते हैं, बराबर है। मेरे को लगा 11 ही लगाया, नहीं 11 एंड 13 लगाया, ठीक है चलेगा। दोनों 11 एंड 13 लगाया। मेन कौन सा 13 में कौन सा लगाया? रेम्यूनरेशन, क्लॉज ए वाला। पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू रिसीव रेम्यूनरेशन और नॉट? ही इज नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव रेम्यूनरेशन बट इट्स सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सब्जेक्ट टू सेक्शन 11। ये चेंज किया जा सकता है एज पर या तो एक्सप्रेस एग्रीमेंट या एक्सप्रेस एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बोलो या कस्टम ट्रेडिशन बोलो या कोर्स ऑफ डीलिंग्स बोलो, बराबर है, ठीक है। देखते हैं मेरा आंसर कितना शॉर्ट है और तुम्हारा कितना है, देखते हैं। बराबर है। कंक्लूजन तुम्हारा मैच होना चाहिए, देखो कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है इधर। क्योंकि क्वेश्चन बोला एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं है, तो हम बोल रहे हैं हाँ एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं होने के बावजूद भी मिस्टर सोनी कैन क्लेम बिकॉज कस्टमरी है, कोर्स ऑफ डीलिंग्स है, बराबर है। सोनी फॉर वर्किंग पार्टनर्स टू रिसीव रेम्यूनरेशन, तुम्हारा कंक्लूजन मेरे कंक्लूजन के साथ मैच होना चाहिए, बिकॉज प्रोविजन में इतना कुछ है नहीं। कंक्लूजन देखो, क्योंकि वो पूछ रहा है कि देर इज नो एक्सप्रेस एग्रीमेंट, फिर भी होगा क्या, तो यहां पे मैच होना चाहिए, ठीक है। चलो हो गया, ये तो आई थिंक इजी था। ऑलराइट, चलो अभी ये लास्ट वाला, लास्ट वन फॉर टुडे, मेरा फेवरेट है ये, और एग्जाम में भी चांसेस आने के हाई है। आया था सितंबर में, बोला ना आता ही है, मैं बोला है। हाँ सितंबर में था, बराबर।
वो देख देख के क्या लिख रहा है भाई? देख देख के लिखेगा तो नहीं होएगा। घर पे पढ़ के आना है ये सब। क्वेश्चन बैंक ही लेके बैठे हो। बता, कोई मतलब का नहीं है। तुम किसको वो कर रहे हो? कोई मतलब का नहीं है। चलो करो फटाफट। कॉन्सेप्ट क्या है? सेक्शन नंबर 33 बराबर है। मैं आने वाला हूं ये आंसर देखने के लिए, इंपॉर्टेंट है। बराबर से सोच के लिखो। ए ग्रुप डिस्कशन। सेक्शन एस कैपिटल कितनी बार?
कंक्लूजन लिखो। Shravani cannot be expelled unless it is by majority and in good faith, ऐसा लिखो, मीनिंग चेंज हो जाता है। वो म्यूटाटिस मुटांडिस लिखने का जरूरत नहीं है यहाँ पे, वो जो एक्सपल्शन और डेथ में, उसका जरूरत नहीं है इधर। ठीक है, लिखा, खत्म हो जाना चाहिए ना बस, और कितना लिखोगे इसमें, छोटा सा तो है। निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं, बोलो, निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं। Examine whether the action of the partners was justified or not. What should have been the factors kept in mind prior to expelling a partner from the firm by other partners according to the provisions of the Indian Partnership Act. अगर मैं ये दोनों, मैंने प्रोविजन अगर बराबर से लिख दिया ना 33, ये मेरा दोनों आंसर हो जाता है। नहीं तो आप देखोगे ना, सेकेंड इज रिपीट ऑफ द प्रोविजन इटसेल्फ, क्योंकि हम जब प्रोविजन इतने अच्छे से लिखते हैं ना तो हमारे दोनों आंसर हो जाते हैं। तो सेकंड आंसर करते वक्त हमको क्या देना है, रेफरेंस ही देना है कि द पार्टनर्स हैव टू कीप इन माइंड द टेस्ट ऑफ गुड फेथ, खत्म हो गया। और टेस्ट ऑफ गुड फेथ एज मेंशन्ड अबव, खत्म। वही चीज वापस क्यों लिखोगे, फिर से बोल रहा हूं, ओसीएम थोड़ी है कि भरने के लिए लिखोगे, यहां पे प्रोफेशनल है बेटा, ध्यान दो। फाउंडेशन है तो भी क्या, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट टेस्ट कर रहा है तुम्हारा, चेक कर रहा है पेपर, उसको बुरा नहीं लगेगा कि तुमने बोला रिफर अबव, वो रोएगा नहीं, ऐसा कैसा मेरे को बोला रिफर अबव, वापस लिखने को नहीं। वारे लिखा ना तो गधा मजदूरी थोड़ी ना करेगा, वापस लिखेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। कैन अ पार्टनर बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द फर्म, नो। कैन अ पार्टनर बी एक्सपेल्ड फ्रॉम अ फर्म, नो। ऑलराइट, अनलेस, याद आ रहा है, जनरली पावर नहीं रहता टू एक्सपेल अनलेस इट इज exercised by the majority of the partners, it is done in good faith and according to the powers that are conferred in the agreement. मतलब agreement में power होना चाहिए, majority होना चाहिए and good faith होना चाहिए, तीन चीजें। Now good faith क्या है, good faith we said it should be in the interest of the firm, alright, उसको notice देना पड़ेगा, and third opportunity of being heard देना पड़ेगा, खत्म हो गया। In view of the above, because अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज थी, इट वॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म
तो आप पार्टनर्स को निकाल सकते हो. एंड व्हाट शुड यू कीप इन माइंड? यू शुड कीप इन माइंड द टेस्ट ऑफ गुड फेथ यार. उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दो, उसको पब्लिक नोटिस दो, बस. तो तुम कंक्लूजन में लिख सकते हो ही शुड बी द पार्टनर या मिस्टर कौन है पी मस्ट बी गिवन अ नोटिस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. बस खत्म हो गया आंसर. समझ में आया? क्या हुआ, तुमने कुछ भलता ही लिखा है? नहीं लिखा ही नहीं. अच्छा ऐसा लिखा, ठीक है चलो वेरी गुड. ऑल राइट चलो नेक्स्ट क्लास में अपन थोड़ा यूनिट 1 एंड 2 अपना कवर हो गया है. नेक्स्ट क्लास में अपन यूनिट 3 का एक आध क्वेश्चन करके सोगा का यूनिट 1 एंड यूनिट 2 वेडनेसडे के दिन, सॉरी फ्राइडे के दिन, आज वेडनेसडे. ठीक है आएगा ना? तो मैं आऊंगा. ठीक है आज तुम लोग के लिए आया मैं. ठीक है चलो बाय. ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट बेटा. ठीक है.